सभी को नमस्कार। ग्रेड फेस्ट में हम मेगा टेस्ट सीरीज चला रहे हैं पीजीबी प्रोग्राम के अतिरिक्त। और उसका जो टेस्ट हुआ संडे को, उसमें साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के 15 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिन बच्चों ने दिया है, शायद उनको लगा होगा कि ऐसा लगा आरपीएससी का एग्जाम हो। मैं उसी तर्ज के ऊपर ये प्रश्न बना रहा हूँ कि आपको जब आप खुद एग्जाम देने जाएं, आपका जून में जब पेपर हो, तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी हो। तो आज वो 15 प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूँ। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते हैं उनको भी एक प्रकार से इनसे परिचय होने का मौका मिलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आरपीएससी का, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के प्रश्नों का। तो एक प्रकार से हूबहू मैंने उसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास किया है। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को चेक कीजिएगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, और भाषा जो है वो एज इट इज ऐसी आएगी तो मैं क्या करूंगा। और यहाँ अपना जो मूल्यांकन करना वो बड़ा ईमानदारी से करना चाहिए। आपको 15 में से 10% सही हो रहा है, 8 सही हो रहा है, ये देखना है कि गलत क्यों हो रहा है। तो पहला प्रश्न इसमें था स्कूल मैनेजमेंट का। हेनरी फ्योल के अनुसार कर्मचारियों को अपने कार्यों में रचनात्मकता और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने वाला सिद्धांत कौन सा है। देखो, कभी भी आपने प्रश्न पढ़ भी नहीं रखा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। एजीटी जो लैंग्वेज है मैंने फॉलो करने का प्रयास किया है। नवाचार और रचनात्मकता वर्ड आते ही इसको अंडरलाइन कर लो, इसी से आपका प्रश्न का आंसर पकड़ में आ जाएगा। रचनात्मकता और नवाचार हेनरी फ्योल के सिद्धांत में किस बात पे बल देता है? डिसिप्लिन पे बल देगा, इनिशिएटिव पहल पे बल देगा, स्टेबिलिटी पे बल देगा, कोऑर्डिनेशन पे बल देगा। तो रचनात्मकता और नवाचार हमेशा किसको ले जान जाते हैं? पहल यानी कि इनिशिएटिव। तो दोनों बाइलिंगुअल में पेपर था, याद रखना। एज आरपीसी की जो पूरा पैटर्न उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहल। अब ऐसे प्रश्न चाहे आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन आप प्रश्न की भाषा को समझ के और उसके मेन बिंदु को अंडरलाइन करके और ऐसे आंसर देना शुरू कर दो, आपको खुद को एग्जाम से पहले अभ्यास हो जाएगा कि जब ऐसी बात आती है तब हमें ये करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? पहल हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप। पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना होता है। पर्यवेक्षक, आप दिमाग में रखो, सुपरविजन क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है। और एक कॉन्सेप्ट आपके चलता है स्कूल मैनेजमेंट में, निरीक्षण। ठीक है, इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण और सुपरविजन, इन दोनों का मेजर डिफरेंस यदि आपको पता ना, तो पर्यवेक्षण और निरीक्षण का चाहे कैसा ही प्रश्न आ जाए, आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न नेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा समझनी थी। पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना होता है, एकदम सही है। प्रेक्षण का जो संबंध होता है ना, वो होता है कि आपकी बेहतरी के लिए बनाना है, आप में और बेहतर सुधार क्या हो उसके लिए बढ़ावा देना है। ठीक है। निरीक्षण जबकि एक औपचारिक प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य की कमियां हैं तो कमियां बता देगा, ये कमियां निकालना है, लेकिन पर्यवेक्षण में नहीं है। कारण क्या है? पर्यवेक्षक एक मानव केंद्रित प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने पर केंद्रित होती है। कि कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा क्यों प्रदान करता है पर्यवेक्षक? क्योंकि ये कौन सी रिलेवेंट प्रोसेस है? मानव केंद्रित। जबकि निरीक्षण क्या है? निरीक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो वस्तु केंद्रित प्रक्रिया है, वो उत्पाद केंद्रित प्रक्रिया है कि उस वस्तु को बेटर कैसे बनाया जाए। लेकिन ये हमेशा क्या होती है? ह्यूमन सेंटर्ड होती है। इसलिए ये दोनों कथन और कारण क्या हो जाएंगे? अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आरपीएससी में आजकल, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न डाले ताकि आपके अंदर ये अभ्यास हो जाए कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो मेरे को कैसे करना है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, एकदम सही है। ठीक है, कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की। अब ऐसे प्रश्नों में कथन कारण में हमेशा समझो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता है कि पर्यवेक्षक क्या होता है, और नीचे कारण को पढ़िए। यदि पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर यही करके आना है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लगभग आंसर ऐसा ही होता है, याद रखना। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप। आरटी अधिनियम 2009 के तहत ये कंप्लीट पूरे पैटर्न को फॉलो किया कि किस टॉपिक में से कहां से प्रश्न बनने के चांस रहेंगे, और पांचों पेपरों के माध्यम से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा ही। आरटी अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्कूलों में निषिद्ध है, मतलब कि नहीं कर सकते अपन? बच्चों को शारीरिक दंड देना या मानसिक उत्पीड़न करना, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक प्रदान करना, यह तो प्रावधान है। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन करना, यह भी धारा 22 में सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, यह भी सही है धारा 24 में। तो इसमें से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? तो इजी सा प्रश्न था, बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड देना जो है वो निषिद्ध है धारा 17 के तहत। आरटी 2009 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेड फर्स्ट में, याद रखना है। मैनेजमेंट में 2% तो मिनिमम आने ही है, तो आरटी 2009 गजब तरीके से पढ़ लो। ये हो गया। अगला प्रश्न भी आरटी 2009 से है। आरटी अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों की अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। यह कथन सही है, धारा 12 में प्रावधान है, आप सबको पता है। कारण क्या है?
इसलिए करनी है, यह प्रावधान सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। एकदम सही है। देखो भाषा पकड़िए आप, 25% सीटें रिजर्व किसके लिए कर रहे हैं? आर्थिक और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, धारा 12 में उल्लेख है। ये क्यों किया हमने? इससे क्या होगा? सामाजिक समावेशन, कि ये जो वर्ग अच्छी स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं उनमें भावना आएगी कि हम भी पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक समरसता, सामाजिक समावेशन, दोनों प्रवृत्तियों को ये क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की क्या करता है? व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्नों का 2, 4, 5, 10 बार अभ्यास कर लो, फिर ये कथन कारण वाले प्रश्न गलत ही नहीं होंगे, याद रखना। हो गया ये प्रश्न? अगला प्रश्न देखना, 8/2009 हो गया। किशोर अवस्था में स्वतंत्रता की, अगला प्रश्न साइकोलॉजी से, किशोर अवस्था में स्वतंत्रता की इच्छा और आत्म पहचान की खोज प्रमुख लक्षण है। एकदम सही है। किशोर अवस्था में बच्चा क्या चाहता है? कि मैं फ्रीडम जीवन जीऊं, मैं मम्मी पापा पे डिपेंडेबल नहीं चाहता, और मेरी एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, पेरेंट्स से अलग होनी चाहिए, याद रखना। कारण, किशोर माता पिता पर निर्भरता कम करना चाहता है और ये अपने मूल्य स्थापित करना चाहता है। एकदम सही है। ये देखना बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ग्रेड फेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, मैंने क्रेश कोर्स भी स्टार्ट किया, उसमें स्पेशली ये फोकस कर रहा हूं। पर्सन किशोर अवस्था से रिलेवेंट पूछेगा, तो किशोर अवस्था से जुड़ी हुई हर एक चीज गजब तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। और कथन कारण वाले प्रश्न आरपीएससी में इस बार खूब आ रहे हैं, इसलिए मैंने प्रश्न डाला है। तो स्वतंत्रता की इच्छा और आत्म पहचान दोनों प्रमुख लक्ष्य हैं, और क्यों करना चाहता है? क्योंकि माता पिता से अपने डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। तो दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। एकदम सही हो जाएगा। इजी प्रश्न था, फिर भी कई बच्चों ने गलत किया है। अगला प्रश्न देखना, व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों में बदलता है, इसे क्या कहते हैं? मतलब वह इच्छा जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसको उस रूप में बदल लेता जिसमें वो स्वीकार कर लेता। तो समायोजन से एक प्रश्न पूछेगा, तो कौन सी युक्ति हो सकती है? उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमेशा गलत इच्छा को सही इच्छा के रूप में बदला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उदात्तीकरण। क्या हो जाएगा? उदात्तीकरण हो जाएगा। गलत इच्छा को सही इच्छा में बदलना उदात्तीकरण होता है। प्रतिगमन, पीछे की ओर लौट जाना, बच्चे के समान व्यवहार करना। विस्थापन में अपने गुस्से को किसी दूसरे पे व्यक्त कर देना। और दमन में गलत कोई भी विचार है या कोई भी दुख देने वाली घटना, उसको रिप्रेस दबा देना। अगला प्रश्न, एक प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य से आएगा। मानसिक स्वास्थ्य की प्रकृति के संदर्भ में सही कथन क्या है? मेंटल, तो इसकी लगभग प्रकृति और उद्देश्य में प्रश्न आता है, डेफिनेशन में प्रश्न आता है। केवल मानसिक विकारों की अनुपस्थिति है, नहीं, ये एक पक्षीय अर्थ है। भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक कल्याण की गतिशील प्रक्रिया है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य में निर्भर है, गलत है। सामाजिक वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आंसर क्या करना है? आप देखो, जिस आंसर में रचनात्मकता, पॉजिटिविटी ज्यादा हो, हमेशा साइकोलॉजी में वो सही होता है। डायनेमिक प्रोसेस हमने पहले पढ़ा है, और तीनों पक्ष शामिल हो गए, इमोशनल भी हो गया, सोशल भी हो गया, कॉग्निटिव भी हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा बेस्ट आंसर है। हमेशा देखो, जो भरा पूरा आंसर, मतलब जो कई पक्षों को शामिल करता है, वो आंसर सही होता है। तो 2 नंबर। दूसरों की अभिप्रेरणा व संवेगों को समझने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का घटक क्या कहलाता है? ये प्रश्न अभी आरपीएससी में बहुत आ रहा है। संवेगात्मक बुद्धि के आपको 5 घटक तैयार करके जाने हैं, और 5वें घटक को समझना है कि इसका मतलब क्या है। पहले तो इजी प्रश्न आते थे, अब आजकल प्रश्न आ रहा है अंदर से, कि इस बिंदु का तात्पर्य क्या होता है। तो दूसरों की अभिप्रेरणा व संवेगों को समझने की ताकत क्या है? तो पहला तत्व क्या होता है? आत्म प्रेरणा। तीसरा तत्व क्या होता है? आत्म प्रेरणा। मुझे खराब परिस्थितियों में आगे बढ़ाना है, तो वो तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। संबंधों को संचालित करना, ये सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा और संवेगों को समझना संबंधों को संचालित करने से रिलेवेंट सीधा नहीं है। सहभागिता व सहयोग भी सामाजिक कौशल 5वें पार्ट का है। परानुभूति जो होती है ना, हमेशा एम्पैथी, हम जब दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करते हैं, इसका मतलब तुम दूसरों के संवेगों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमेशा होता है एम्पैथी, याद रखना। और ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट है, इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न, रचनावादी अधिगम का प्रमुख आधार। अधिगम टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है ग्रेड फेस्ट के लिहाज से, आपको सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। तो रचनात्मक अधिगम जो है वो ढंग से पढ़ के जाएंगे। रचनात्मक अधिगम अभी गया है, कैसे गायब हुआ है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अधिगम टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु रचनावादी अधिगम है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो रचनावादी अधिगम का मुख्य आधार क्या है? इजी सा प्रश्न पूछा है। अनुभव से ज्ञान का निर्माण, शिक्षक द्वारा जानकारी पर निर्भरता। कहीं भी आपको ऐसा आंसर नहीं देना जिसमें टीचर प्रधान दिखाई देता हो, बच्चा ही सेंटर्ड है, याद रखना। लिखित परीक्षा पे जो रही तो नेगेटिव है, ये तो करके सीखने की बात करता है। यांत्रिक दोहराव की, ये भी नेगेटिव आंसर है, यांत्रिक दोहराव की बात ही नहीं करता, जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करेगा। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभव से ज्ञान के निर्माण की बात करता है, क्रिएटिव अप्रोच। तो आंसर हो गया ए।
हमेशा बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप खुद अपने लेवल पे सही कर सकते हो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी किशोर अवस्था, समझ गए, किशोर अवस्था से रिलेवेंट हर चीज पढ़ के जानी है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली विशेषता है प्री काल्पनिक चिंतन, हाइपोथेसिस थिंकिंग। हाइपोथेसिस जानते हो, संभावना से वास्तविकता की ओर जाना। परिकल्पनाएं बच्चा बनाएगा फिर उनकी जांच करेगा। सामान्यीकरण व नियम निर्माण, जनरलाइजेशन करता है, निष्कर्ष निकालता है और खुद के नियम बनाता है। ये दोनों मानसिक विकास की विशेषताएं। अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कमी है, याद रखना, ना कि विशेषता है। तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में एक कमी पाई जाती है। एनिमिज्म, ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की कमी है। तो सी और डी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो चौथा आंसर एज इट इज, इस पैटर्न को फॉलो कर लो बस आप। फिर एक मिलान वाला प्रश्न है। अब देखो इनसे मिला लो, मैंने हर टाइप का प्रश्न बनाया कि मिलान वाला प्रश्न कितने आएंगे, कथन कारण वाले प्रश्न कितने आ सकते हैं, सामान्य प्रश्न, इजी प्रश्न कितने आएंगे। तो ये मिलान वाला प्रश्न है, मिलान कर लो इसमें। ये पहले आंसर की जारी की थी, शायद उसमें कुछ गलती थी इसलिए बच्चों में था, इसलिए मैंने हल करवाया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, सीधे जीन पियाजे से मिला दो। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिलान वाला, तो ये तो इजी पर्सन था, बट फिर भी इसमें देखना है कि अच्छी चीजें भी आएंगी, 1-2% तो इससे लेवल के आएंगे। समग्र शिक्षा में कौन सी योजनाएं शामिल है, समग्र शिक्षा इंपॉर्टेंट है, और समग्र शिक्षा को एसडीजी 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, समग्र शिक्षा 2 वाला अभियान जो चल रहा है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, या नवीनतम कोई योजना क्या चलाई गई वो भी देख के जाना। तो समग्र शिक्षा में कौन सी योजनाएं शामिल है तो सबको पता है, ये दूसरा सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और अध्यापक टी, ये जो है वो शामिल है वर्तमान में। तो ये आंसर तो शायद सभी ने सही कर दिया होगा। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 और प्लस इसकी जो नवीनतम अपडेट है वो पढ़ के जाइएगा इसमें। दीक्षा, देखो नवाचार पूरे पढ़ो ना पढ़ो लेकिन दीक्षा जरूर पढ़ना। ये पेपर जो मैं करवा रहा हूं इसके माध्यम से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किस बिंदु से ज्यादा प्रश्न बनने के चांस है। तो ये मान के चलना जहां से मैंने उठाए वही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। दीक्षा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो इसकी फुल फॉर्म है याद करना, एक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी तथा एनसीईटी के संयुक्त प्रयास से स्कूली शिक्षा के लिए जारी किया गया एक राष्ट्रीय मंच एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। इस पहली लाइन में 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं, देख लो, बट ऐसी आजकल पूरी लाइन आने लग गई। यह 18 से अधिक विभिन्न भाषाओं में, आपको लगेगा सर कुछ किताबों में 36 लिखा हुआ है, दीक्षा की जो मेन वेबसाइट है वहां 18+ भाषा लिखी हुई है। तो ऑप्शन में आपके हमेशा यही आएगा, ये 18 से अधिक भाषाएं, चाहे 36 हो चाहे 40 हो। विद्यार्थी शिक्षण सामग्री को अपने फोन में सेव कर सकता है पढ़ने के बाद, और जब चाहे तब देख सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन भी काम करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। और फिर देखना, यह केवल शिक्षक और छात्र के लिए उपयोगी है, अभिभावकों के लिए नहीं, गलत बात है। ये टीचर भी के लिए भी उपयोगी है, छात्र के लिए भी, और पेरेंट्स भी इसके माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन चेक कर सकते हैं, इसलिए सभी के लिए उपयोगी है। क्या ये सभी के लिए उपयोगी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए बी सी सही है, ठीक है ना, नहीं दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन गलत है। 74 नंबर का प्रश्न, आरएससीआरटी की, आप इससे भी अनुमान लगा लेना कि आरएससीआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। आरएससीआरटी के प्रमुख कार्य नहीं है राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 12 तक के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में काम करना, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक व सह सामग्री के विकास करने में योगदान देना, यह भी सही है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरएसटीबी, एसआई सिमेट पर नियंत्रण रखना। देखो पूरी भाषा पढ़ा करो, नियंत्रण थोड़ी रखेगा, नियंत्रण तो सरकार रखेगी, ये तो केवल सहयोग कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। निष्ठा, दीक्षा व अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करना एकदम सही है। तो भाषा पूरी पढ़नी है कि गलती मैं कहां कर रहा हूं, कौन से प्रश्नों में कंफ्यूज होता हूं। कई बार आपको लगता है कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग दूर करने का कोई वैसे कोई जादुई मंत्र नहीं है, इतना सा मंत्र है कि आप अभ्यास कीजिए। आप ये देखिए कि मैंने इस पेपर में इतनी गलतियां की, अगली बार मुझे बचना है इन गलतियों से, एक गलती को दूसरी बार रिपीट मत करो, नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 5-7% चलो आपके 100 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों में 5% गलत हो जाते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन आप 10 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे लैक ऑफ प्रैक्टिस है, अभ्यास की कमजोरी है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कमियों को देखिए, फिर गलतियां होंगी नहीं। अंतिम प्रश्न देखिएगा,
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषय में कितने विषयों के चयन की सुविधा आप सबको पता है इसका आंसर, ये प्रश्न आया हुआ भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 15% थे, एक आइडिया लगा होगा आपको कैसा पेपर आएगा तो मैं क्या परफॉर्मेंस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।